Hello friends, welcome to our new video. This video is just about scope of supply under CGST Act 2017. GST में सप्लाई का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि GST आने से पहले एक्साइज एक्ट के अंदर एक्साइज टैक्स जो लेवी होता था वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पर लगता था। जब भी किसी फैक्ट्री में या फिर किसी भी प्रोडक्शन एंटिटी के अंदर कोई गुड प्रोड्यूस होती थी तो उस टाइम पर एक्साइज ड्यूटी लेवी होती थी। और सर्विस टैक्स के अंदर कोई भी प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज जो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लेवी होता था वो होता था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल्स के बेसिस के ऊपर कि जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा उस टाइम पे टैक्स सर्विस टैक्स जो है अप्लाई होगा। और ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वैट लगता था गुड्स के ऊपर। वैट जब लगता था जब गुड्स सेल होती थी। तो डिफरेंट टैक्सेस के अंदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होते थे जिसमें डिफरेंट टाइम पर टैक्स लेवी होता था। क्योंकि जीएसटी इन सब टैक्सेस को इंटीग्रेट करके बनाया गया है तो इस जीएसटी के अंदर टैक्स तब लेवी होता है जब सप्लाई होती है। जीएसटी के अंदर सप्लाई कब होती है वो चीज़ हमें डिफरेंट टाइप से की सर्विसेज में पता चलेगी या डिफरेंट टाइप की सप्लाईज में पता चलेगी, लेकिन सप्लाई है या नहीं सबसे पहले ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं होगी तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 7 को रीड करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, सो द सेक्शन इज सेइंग द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। सो जो भी डेफिनेशन के अंदर हमारे को सर्विसेज दी गई हैं सप्लाईज की तो उसके अलावा भी टैक्स जो जिसने एक्ट बनाया है वो उसके अंदर और भी कुछ सर्विसेज इंक्लूड कर सकता है। सर्विस और गुड्स कुछ भी वो उसके अंदर इंक्लूड कर सकता है कि इसको भी हम सप्लाई कंसीडर करेंगे। सेक्शन 7 क्या कह रहा है? पॉइंट ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। सेल के साथ साथ इन्होंने 7 टाइप के और भी वर्ड यूज़ किए हैं। तो टोटल 8 वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग सप्लाई। मेड और एग्रीड टू बी मेड, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करने का या फिर कोई गुड्स प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट किया है या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो सप्लाई में दोनों ही कवर होते हैं, दोनों को ही सप्लाई माना जाएगा। फॉर अ कंसिडरेशन, तो जो भी सप्लाई है वो कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए बाय अ पर्सन, उसको कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज को या सप्लाई को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि वो कंसिडरेशन के लिए है जो भी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो कंसिडरेशन और बिजनेस का होना मैंडेटरी है। सेकेंड पॉइंट कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हम आउट ऑफ इंडिया कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, कोई भी सर्विस, इवन हम ऑनलाइन कोई गेम डाउनलोड करते हैं, इवन दैट इज़ नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, देन ऑल्सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो सप्लाई के अंदर कोई भी अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज वो कवर होगी, उसको सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। जीएसटी कौन पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है कि सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। एंड पॉइंट सी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। पॉइंट ए क्या कह रहा है? कंसिडरेशन होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सी पॉइंट क्या कह रहा है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। ये क्या कह रहा है? कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी जो भी शेड्यूल 1 के अंदर एक्टिविटीज डिफाइन कर दी हैं उनको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे। उनमें कंसिडरेशन नहीं है तब भी पॉइंट ए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन होनी जरूरी है, लेकिन शेड्यूल 1 जो कह रहा है वो कहता है कि कंसिडरेशन नहीं है तब भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे जो भी हमने सर्विसेज स्पेसिफाइड कर दी हैं शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 जब आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट डी हट गया है। पॉइंट 1A सेक्शन सब 1A जो आ गया है उसको पढ़ते हैं। वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटी एज पर सेक्शन 1ABC हमने उस एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान लिया है, दे शैल बी ट्रीटेड ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। जो भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को हमने सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई की डेफिनेशन में कवर कर लिया है तो
उस सप्लाई को हमने सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, उसके लिए हमें शेड्यूल 2 को रेफर करना है। शेड्यूल 2 जब आएगा हम उसको भी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना है कि जो भी हमारी सप्लाई है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस में डालने के लिए हमें शेड्यूल 2 को रेफर करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी कहा है उसको भूलो। उसके बाद क्या कहता है? पॉइंट ए, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्टिविटीज दी गई हैं शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सबसेक्शन 2 कह रहा है कि आपने किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर वो एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 के अंदर कवर होती है तो उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, चाहे उसको सप्लाई की डेफिनेशन में हमने कंसीडर कर लिया एज पर सेक्शन 1 और 1A। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 का? सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ public authority as may be notified by government on the recommendations of council। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या और भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसमें एंगेज्ड है एज एन लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की पावर है उसके पास, उस पावर के अंडर वो सर्विस को कर रही है, उस सप्लाई को कर रही है, तो उसको क्या कह रहे हैं कि काउंसिल की रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है उन एक्टिविटीज़, उन ट्रांजैक्शंस को जिनको कि ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज, भले ही वो एक्टिविटी, वो ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती हो एज पर सेक्शन 1। ओके, तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 पर आ जाते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 1A एंड 2। जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 1A और 2 के अंदर जो हमने पढ़ा है, सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि सप्लाई क्या क्या है, सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई मानेंगे। सबसेक्शन 1A कहता है कि शेड्यूल 2 के अंदर हम डिफाइन करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम सप्लाई होते हुए भी उनको ना ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, जिन्हें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है या फिर जो कि शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन कर दी गई हैं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजैक्शंस दैट आर टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विस और अ सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट एज अ सप्लाई ऑफ गुड। तो इसमें क्या कहता है? अगर कोई भी सप्लाई के अंदर एम्बिग्यूटी आ जाती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखी है कि जैसे कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को, उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर उस ट्रांजैक्शंस को, कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि जिसमें एम्बिग्यूटी है वो उसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स इसको मानना है हमने, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानना है, या फिर किसी सप्लाई ऑफ सर्विस को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, सर्विस नहीं मानना है, या फिर सर्विस मानना है, गुड्स नहीं मानना है, वाइस वर्सा। अगर कहीं पर भी एम्बिग्यूटी होती है कि सप्लाई जो है सर्विस की है या सप्लाई गुड्स की है, तो उस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखी है सबसेक्शन 3 के अंदर, इस सप्लाई को हम गुड्स मानेंगे या सर्विस मानेंगे। तो ये हमारी सप्लाई की छोटी सी डेफिनेशन है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, और इस सप्लाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे जीएसटी एक्ट के अंदर, क्योंकि जब तक सप्लाई को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसी एक्टिविटी के लिए, तब तक हम उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू।